देखिए, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, ठीक है? तो दिल्ली सल्तनत की बात करने से पहले हम जानेंगे कि मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया और उसकी मृत्यु के पश्चात में उसके जो विजित क्षेत्र हैं, उन पर आखिर किसका अधिकार हुआ और दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अधिकार किस प्रकार से हुआ, ठीक है? तो इसकी चर्चा पहले हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो इसमें चार जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, इन चार लोगों का रहता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है इन चार राजाओं का रहता है, जिसमें से सबसे जो मुख्य होते हैं वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा होता है जो इनका गुलाम होता है वो होता है ताजुद्दीन इल्दौज। जो तीसरा गुलाम होता है नसरुद्दीन कुबाचा होता है, और जो चौथा गुलाम होता है वो होता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ये चार गुलाम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है। अब इसमें क्या होता है, दिल्ली पर जितने भी ये गुलाम होते हैं ये दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी जब अंत में लाहौर आता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बना देता है, और वो कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है कि आप दिल्ली जाओ और वहाँ पर आप शासन करो, और जो भी राजस्व प्राप्त होगा वो आप हमें गजनी बेचते रहना। और जब मोहम्मद गौरी वापस गजनी की ओर लौटता है तो खोखरो जनजाति के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। अब तुरंत हत्या होने के पश्चात में इनकी जो अन्य गुलाम है सक्रिय हो जाते हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली पर उनका अधिकार हो जाए, लेकिन इन गुलामों का दिल्ली पर अधिकार तो नहीं होता है, लेकिन अन्य स्थानों पर अधिकार हो जाता है। तो दिल्ली पर जो अधिकार रहता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का रहता है, ठीक है? किसका रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का रहता है दिल्ली पर। और ताजुद्दीन जो इल्दौज होते हैं इनका अधिकार गजनी पर हो जाता है। नसरुद्दीन कुबाचा का जो अधिकार मुल्तान और सिंध के क्षेत्र पर हो जाता है, और बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का होता है, और इसी ने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया, ठीक है? तो ये चारों के बारे में आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये आगे चलकर एक समस्या क्रिएट करेंगे, इसीलिए इसको आप पहले ही थोड़ी सी कहानी समझ में आ गई होगी। आप देखते हैं यहाँ पर जो दिल्ली पर 5 वंशों का शासन रहता है। सबसे पहले जो वंश शासन करता है वो होता है गुलाम वंश। दूसरा जो वंश होता है वो खिलजी वंश होता है, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक शासन करता है। तीसरा होता है तुगलक वंश, ये 1320 से लेकर के 1414 तक शासन करता है। फिर उसके पश्चात में आता है सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 51 तक शासन करता है। फिर उसके पश्चात में आता है लोधी वंश, जो क्या करता है, जो 1451 से लेकर 1526 तक शासन रहता है इसका, ठीक है? तो ये हो गई सल्तनत काल की बात। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है, क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश का शासन रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, गुलाम वंश जो चलता है वो 1206 से लेकर के 1290 तक चलता है। और गुलाम वंश में आज हम बात करेंगे जो मुख्य इसके शासक होते हैं। मुख्य शासक में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ठीक है? ये 1206 से लेकर 1210 तक राज करता है। उसके पश्चात में इसी का पुत्र आ जाता है आराम शाह, ठीक है? इसका जो शासन रहता है, आराम शाह का जो शासन रहता है वो 1210 से लेकर के 1210 तक ही रहता है, यानी 8 महीनों का केवल शासन रहता है आराम शाह का। इसके पश्चात में इल्तुतमिश आ जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है। 1210 से लेकर के 36 तक, यानी 26 वर्ष तक शासन करता है इल्तुतमिश। उसके पश्चात में 4 वर्ष तक शासन करती है रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री होती है। और इसके पश्चात में भी अन्य राजा बीच में आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसको हम वीडियो के माध्यम समझेंगे। और जो गयासुद्दीन बलबन होता है ये शासन करता है 1265 से लेकर 87 तक, ठीक है? तो हम थोड़ा सा बात कर लिए गुलाम वंश के बारे में। तो अब हम देखते हैं ऐबक, जिसको गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता था, ये संस्थापक था। अगर वास्तविक संस्थापक की बात आएगी, क्वेश्चन आया कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको इल्तुतमिश बताना है, ठीक है? गुलाम वंश के संस्थापक की बात की आएगी तो वो आपको लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? इसको हातिम ताई भी बोला जाता था। हातिम ताई किस लिए बोला जाता था? क्योंकि ये बहुत ही सुलझे किस्म का आदमी था, बहुत ही अच्छा शासक था, लोगों को दान देता था, लोगों की समस्याओं को समझता था, इसीलिए इसे हातिम ताई कहा गया, ठीक है? लाख बख्श की उपाधि भी इसे प्रदान की गई है। क्यों लाख बख्श कहा गया? क्योंकि यह लाखों का दान देने वाला था, इसीलिए इसे लाख बख्श भी बोला गया।
इसे कुरान ख्वां भी उपाधि मिली। क्यों? क्योंकि ये कुरान का जो पाठ था अत्यंत सुरीले शब्दों में करता था, बहुत ही सुरीला ये कुरान का पाठ करता था, इसीलिए इसे कुरान ख्वां भी कहा गया। इसके अतिरिक्त इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, ठीक है। अंत किसने करवाया? इल्तुतमिश। लिए प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करवाया और 1210 ईस्वी में चौगान यानी जो पोलो की तरीके से खेल होता है वो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू रहा, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा रही, किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक होता है, ठीक है, या कुतुबी जनजाति का होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, आपको इसे याद रखना कि ये कौन सी जनजाति का होता है? कुतुबी जनजाति का होता है, ठीक है। इसके पूर्व अगर बचपन की बात की जाए तो निसापुर एक जगह होती है, निसापुर में एक काजी होते हैं जिनका नाम होता है फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी, ठीक है। ये काजी होते हैं और इन्हीं के संरक्षण में यह पलता बढ़ता है, इन्हीं के द्वारा शिक्षा दीक्षा दी जाती है और इन्हें यह एक दास के रूप में खरीदता है, यह दास के रूप में खरीदता है इन्हें और इनको शिक्षा दीक्षा देता है। देखने के बाद में जब यह बड़ा हो जाता है तो इसे क्या करता है? यह बेच देता है, मोहम्मद गौरी के हाथ बेच देता है और उसके पश्चात में मोहम्मद गौरी इसे ले लेता है और मोहम्मद गौरी ने इसे क्या किया? आमिर ए आखूर यानी अस्तबल का प्रधान आमिर ए आखूर के पद पर यह बैठाता है और ये तुर्की राज्य का संस्थापक भी बनता है, यानी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक इसे ही माना जाता है, यानी गुलाम वंश का संस्थापक इसे ही माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पद इसने प्राप्त किया वो आमिर ए आखूर का पद था, ठीक है, अस्तबल का प्रधान जो कि मुख्य पद हुआ करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की जाएगी तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाता है, लेकिन होता क्या है कि यह अपनी जो राजधानी है वो लाहौर बनाता है, दिल्ली को नहीं बनाता है, लाहौर ही बनाता है। क्यों बनाता है तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इसे जो उपाधि मिलती है वो मलिक की उपाधि मिलती है या फिर सिपाह सलार की उपाधि मिलती है, मलिक या सिपाह सलार की उपाधि से प्राप्त होती है। 1208 ईस्वी में जो गयासुद्दीन महमूद होता है, ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम पूरा नाम होता है। ये कौन होता है? ये मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई होता है। ये क्या करता है? यह इसको वैभव यानी ये क्या करता है? दास्ता से इसको मुक्ति प्रदान कर देता है, यानी इसे कह देता है कि अब तुम हमारे गुलाम नहीं हो, इससे मुक्त कर देता है और यह दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता, बैठ जाता है। इनके जो दरबार में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि होते हैं, इनका नाम पहले का नाम होता है हसन निजामी जिन्होंने ताजुल मासिर लिखा है और फ़ख्र ए मुदब्बिर इन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये इनके राज दरबारी, ये समझ लीजिए, ये शाही इनके सलाहकार होते हैं तथा इनके मोहम्मद होते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए जो मुख्य जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो सबसे पहले क्या करता है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है, जो भारत में बनाई गई सबसे पहली मस्जिद थी, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसके अतिरिक्त यह कुतुब मीनार का निर्माण इस प्रारंभ करवाता है और जब एक बार वह युद्ध में पराजित हो जाता है और उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो वह एक आजमेर के एक स्थान पर जाकर के वो एक झोपड़ी में निवास करता है और इसी के बदले में क्या करता है? उसी स्थान पर वो जो राजा बन जाता है तो उसके पश्चात में वो क्या करता है कि 2.5 दिन के झोपड़े की एक विशाल इमारत बनवाता है। तो ये भी फेमस है, ये आजमेर में बना हुआ है, ठीक है। यह एक महान शासक था, ठीक है, जिसने क्या किया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि 27वां जैन धर्म का तथा विष्णु मंदिर को तोड़कर ये बनाया गई पहली मस्जिद थी, ठीक है। तो कैसे बनाई गई थी? तो बताया जाता है कि जो 27वां जैनवा मंदिर था और विष्णु मंदिर को तोड़ करके ये बनाई गई थी मस्जिद, जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और भारत में बनाई गई, तुर्कों के द्वारा बनाई गई ये सबसे पहली मस्जिद थी। और इसके अतिरिक्त कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने करवाया। कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार बनवाई गई।
ठीक है। तो ये अच्छे कार्य रहे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब हम बात करेंगे, इससे पहले जो बात कर चुके हैं कि ताजुद्दीन इल्दौज के बारे में और नसरुद्दीन कुबाचा के बारे में। तो ये हमने बता ही दिया आपको कि ये जो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वो 3-4 गुलाम थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक तो और ताजुद्दीन इल्दौज, नसरुद्दीन कुबाचा। इनसे हमेशा डर रहता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को हमेशा इनसे डर रहता था, इसीलिए इन्होंने अपनी राजधानी कभी भी दिल्ली की ओर इसने रुख ही नहीं किया। ये हमेशा लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और लाहौर में ही अमीरों के बीच में यह निवास करता था। ताजुद्दीन इल्दौज प्रयास करता था किसी प्रकार से ये दिल्ली पर आए और दिल्ली पर इसको हम मार करके क्या करें, शासन कर लें, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। अंततः क्या हुआ, यह ताजुद्दीन इल्दौज गजनी चला जाता है और गजनी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो गजनी पर किसका अधिकार होता है, ताजुद्दीन इल्दौज का। नसरुद्दीन कुबाचा, ठीक है, ये क्या करता है, जो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, अपनी एक बहन होती, मुबोली बहन होती, उसकी शादी करवा देता है कुबाचा से, जिसके कारण इसके और ऐबक के बीच में मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है और इससे इसको थोड़ी सी राहत मिलती है। और ये मुल्तान और सिंध पर इसका अधिकार होता है कुबाचा का। और इसके कुबाचा के मरने के बाद में, यानी अभी आगे देखेंगे तो जो इल्तुतमिश आता है तो उसके मरने के बाद में इसका इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है कुबाचा के क्षेत्र पर। तो इसी क्रम में क्या होता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, एक दिन जो घोड़े पर सवार होकर वो पोलो जैसा एक खेल होता है, चौगान को खेलता है, उसी समय घोड़े से गिर जाता है और गिरने के पश्चात में वो जो घोड़ा होता है वो उसका पैर पड़ जाने की वजह से, यानी इसके पैरों के नीचे आ जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात, कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि एक कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने राजपूत राजाओं का पर आक्रमण करता है तो उस समय उनका जो एक घोड़ा होता है वो यह ले लेता है और उसी पर घोड़े पर सवार होकर के क्या करता है, उसको अपना एक आदर्श घोड़ा मान करके वो क्या करता है, उसी पर युद्धों को लड़ता है। और उसी घोड़े से एक दिन जब वो चौगान खेल रहा होता है तो उसी घोड़े ने क्या किया, इसको गिरा करके, यानी अपनी पीठ से गिरा दिया और अपने पैरों से क्या किया, इसकी जान ले ली। किसकी, तो ये बात हुई कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बारे में अब ऐबक की बात आती है, बात इल्तुतमिश की। ठीक है, तो ऐबक की मृत्यु के पश्चात में उसका जो पुत्र होता है आराम शाह, एक अयोग्य शासक होता है, उसको शासन सत्ता दी जाती है। ठीक है, अमीरों के द्वारा उसे शासक बनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो आराम शाह एक अयोग्य शासक होता है। वो एक अयोग्य शासक होने की वजह से क्या होता है, जितने भी जो विजित क्षेत्र होते हैं वो अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो अमीर होते हैं, जो अमीर सरदार होते हैं वो क्या करते हैं, कुबाचा जो आराम शाह होता है उसको हटा करके इल्तुतमिश को क्या करते हैं, राजा बना देते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश और आराम शाह में युद्ध होता है और इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। तो अब कौन राजा बन गया है, इल्तुतमिश राजा बन जाता है। ठीक है, यह इल्बरी तुर्क है। कौन सा तुर्क है दोस्तों, तो यह है इल्बरी तुर्क। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये इल्बरी तुर्क है, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क होता है। यह एक दास होता है। ठीक है, यह दास होता है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, खरीदता है। कितना खरीदता है, तो 1 लाख जीतल में खरीदता है। तो जीतल क्या होता है, एक तांबे का सिक्का उस समय चल रहा होता है जिसे जीतल बोला जाता है, और 1 लाख जीतल में खरीदता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे खरीदता है, इल्तुतमिश को। तो इसीलिए क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों कि गुलामों का गुलाम आता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है। ठीक, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम बनाया, दास के रूप में खरीदा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा। और इसे ही सल्तनत काल का जो वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम क्या किया कि जो ग्वालियर की विजय की, किसकी विजय की, ग्वालियर की विजय करता है, इसे क्या हुआ, ग्वालियर की एकता प्रदान कर दी जाती है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही ये ग्वालियर पर अपना अधिकार प्राप्त करता है और उसे एकता प्रदान कर दी जाती है। कहाँ की, ग्वालियर की। इसके पश्चात में वो बुलंदशहर पर आक्रमण करता है और बुलंदशहर की एकता प्राप्त करता है। और जब वो
सुल्तान बनता है उस समय बदायूं का इक़्तिदार रहता है। कहाँ का इक़्तिदार रहता है? तो बदायूं का इक़्तिदार रहता है जब वो सुल्तान बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये इसका क्रम जारी रहता है। सुल्तान बनने के पश्चात में जब ख्वारिज़्म शाह की लड़ाई गजनी को लेकर इल्दौज वही आ गया पर्सन। ठीक है, जो जिसका अधिकार किस पर था? गजनी पर। और गजनी पर उस समय मंगोल शासक ख्वारिज़्म शाह की नज़र पड़ती है और वह उसे छीनने की कोशिश करता है, और वह इसलिए क्या करता है? इल्दौज पर आक्रमण कर देता है। अब क्या होता है? इल्दौज इल्तुतमिश से शरण मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश उसे शरण नहीं देता है, क्योंकि अगर इल्तुतमिश उसे शरण दे देता है तो ख्वारिज़्म शाह उस पर आक्रमण कर देता है, जो कि अत्यंत क्रूर शासक था। ठीक है, तो इसीलिए वह शरण नहीं देता है और मौका पाकर क्या करता है? ऐबक ने पहले क्या किया? इल्तुतमिश को क्या किया? सबसे पहले बताया जाता है कि इसको एक पद था शाही अंगरक्षकों का सरदार, यानी सर ए जहांदार। ठीक है, ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये आती है, इसलिए इसको हमने मेंशन कर दिया। तो सर ए जहांदार एक पद था, ये दिया था किसने? ऐबक ने इसे, शाही अंगरक्षकों का सरदार। ठीक है, तराइन का तृतीय युद्ध होता है और 1215 ईस्वी में। ठीक है, और इस युद्ध में क्या करता है? जो इल्तुतमिश होता है वो इल्दौज को हराकर इसकी हत्या कर देता है, क्योंकि वो जानता है अगर इल्दौज नहीं मारा गया तो ये हमें परेशान करता रहेगा। इसीलिए क्या करता है इल्तुतमिश? जब ये शरण मांगता है, कौन? इल्दौज, तो ये शरण नहीं देता, इसीलिए क्रोधित हो जाता है और ये आक्रमण कर देता है इल्तुतमिश पर। लेकिन क्या होता है? तराइन के तृतीय युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात में जो दूसरा गुलाम होता है कुबाचा, है ना, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कुबाचा की। तो कुबाचा को 1228 ईस्वी में हरा करके ये सिंध और मुल्तान के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। कौन? इल्तुतमिश। तो देख रहे हैं किस प्रकार से एक जो भी इसके एक कह लीजिए जो भी इसके दुश्मन थे उनको धीरे धीरे करके क्या कर रहा है? ये हटा रहा है अपने रास्ते से। और इसके अतिरिक्त जब ख्वारिज़्म शाह का जो पुत्र होता है, ठीक है, ख्वारिज़्म शाह का जो पुत्र होता है जलालुद्दीन मकबरनी, है ना, ये क्या करता है? जो चंगेज़ खां, जो बहुत ही खूंखार शासक है चंगेज़ खां, ये क्या करता है? जब पीछा करता है किसका? जलालुद्दीन मकबरनी का, तो ये मांगता है शरण किससे? ये भी शरण मांगता है इल्तुतमिश से, लेकिन इल्तुतमिश मना कर देता है इसको शरण देने से, जिससे जो चंगेज़ खां होता है इसका आक्रमण भारत पर नहीं होता। नहीं तो ये चंगेज़ खां उस समय बताया जाता है कि यह इतना क्रूर शासक होता है कि लगभग 3 करोड़, यानी उस समय की लगभग 1/3 जनसंख्या को यह यही अकेले केवल समाप्त कर देता है। 1/3 यानी लगभग 3 करोड़ लोगों को ये मौत के घाट उतार देता है। यानी जिस स्थान पर ये आक्रमण करता है चंगेज़ खां, वहाँ के लोगों को यह जला देता है, मार देता है, और लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों को यह मार चुका था। यानी 1/3 लोगों को यह मार चुका था। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इल्तुतमिश है वह जलालुद्दीन मकबरनी को शरण नहीं देता है। तो ये बात हुई इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश की कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण करवाया, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? सबसे पहले जो अधूरा काम पड़ा हुआ था कुतुब मीनार का, इसको पूरा करवाता है। कुतुब मीनार के काम को यह पूरा करवाता है, क्योंकि जो 2 मंजिल इमारत है वो बनवाता है, वो तो बनवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की 2 मंजिला जो इमारत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है, और उसके पश्चात में जो 2 मंजिल और हैं उसको बनवाता है कौन? ये इल्तुतमिश काम इसका पूरा करवाता है। और फिरोज़ शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक होता है, फिरोज़ शाह तुगलक, जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण कराएगा। तो कुतुब मीनार को कुल मिलाकर 3 शासकों ने पूरा करवाया। ठीक है, सबसे पहले जो प्रारंभ करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने 2 मंजिल और उसमें ऐड किया, और 1 मंजिल, लास्ट वाली 1 मंजिल जो बनवाता है वो बनवाता है फिरोज़ शाह तुगलक। इसके अतिरिक्त अपने पुत्र के याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत में जो बनाया गया, तुर्कों के द्वारा बनाया गया पहला मकबरा था। ठीक है, तो ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। और इसने आसारकिन का दरवाज़ा बनवाया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नागौर क्षेत्र में, राजस्थान के नागौर क्षेत्र में है।
और हौज शमसी का निर्माण करवाया जो कि ईदगाह है बदायूं में है। और इल्तुतमिश का इसकी मृत्यु के पश्चात में इसका जो मकबरा बनता है वो स्केच शैली में बनता है। कौन सी शैली में? स्केच शैली में बनता है, जो कि इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता है, आपको चीज़ याद रखनी है। तो ये इल्तुतमिश का जो मकबरा बना हुआ स्केच शैली में बना हुआ है। इल्तुतमिश को क्या किया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। मुल्तान से लेकर बंगाल, अजमेर से लेकर के कन्नौज, ग्वालियर तक का साम्राज्य इसका विस्तृत रहता है। और इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने शासनकाल में एक सबसे अच्छा काम किया, इसने 40 यानी एक मंत्री परिषद का निर्माण करवाया, जिसका नाम इसने रखा गुलाम चालीसा। यानी अपने 40 जो गुलाम थे सरदारों को इसने नियुक्त किया और एक मंत्री परिषद बनवाई, जिसे तुर्क-ए-चहलगानी नाम दिया गया। तुर्कान-ए-चहलगानी नाम दिया गया और इसमें वहाँ पर 40 प्रसिद्ध सरदारों का एक दल गठित किया गया और इसको उसने बनवाया। इसके अतिरिक्त क्या किया इल्तुतमिश ने, एकता प्रणाली चालू करवाई। यानी उसने क्या किया, जो सैनिकों को अधिक से अधिक सैनिकों को अपने सेना में शामिल किया और उनको धन के बदले में क्या दिया, यानी जागीर देना प्रारंभ कर दिया। तो ये प्रथा कहलाई एकता प्रथा कहलाई, ठीक है। क्योंकि सैनिकों को क्या किया, अगर पैसों की कमी पड़ रही थी तो पैसे नहीं दिए जा रहे थे, उसके बदले में भूमि दी जा रही थी जिससे उनका जीवन यापन हो सके। तो ये काम किया था किसने, इल्तुतमिश ने। 3 काम किए। उसके अतिरिक्त इसने मुद्रा प्रणाली को भी सुधारा। मुद्रा प्रणाली में इसने टंका तथा जीतल के सिक्कों को चलवाया। टंका क्या था, ये चांदी के सिक्के थे और जीतल क्या थे, तांबे के सिक्के चलवाए, ठीक है। 3 प्रकार के कार्य इसने किए। रजिया सुल्तान की, ठीक है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात में जो इसका पुत्र था, इल्तुतमिश का जो पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, यह गद्दी पर बैठा। लेकिन जो इल्तुतमिश था ये पहले ही चर्चा कर चुका था या अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बना चुका था। यानी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को पहले ही इसने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो रुकनुद्दीन फिरोज क्या करता है, ज़बरदस्ती गद्दी पर बैठ जाता है और इसको बैठाने का काम करते हैं जो 40 सरदार होते हैं। क्योंकि जो 40 सरदार होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी महिला के आदेशों का पालन करें। तो वो क्या करते हैं, वो क्योंकि मुस्लिम धर्म में थोड़ा महिलाओं को कम अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसकी वजह से क्या वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं के आज्ञा का पालन करें। इसीलिए वो क्या करते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज को अपना राजा बना देते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात में क्या होता है, जो इल्तुतमिश है वो एक नियम बनाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने न्याय की गुहार करता है तो लाल कपड़े पहनकर करता है। तो ये भी क्या करती है रजिया सुल्तान, लाल कपड़े पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन यह जनता के सामने आ जाती है और न्याय की मांग करने लगती है, जिसकी वजह से जनता विद्रोह कर देती है। और विद्रोह करने के पश्चात में उन सरदारों के द्वारा या शासन के द्वारा क्या होता है, रजिया सुल्तान को शासक मान लिया जाता है और वही रजिया सुल्तान जो होती है वह भारत की यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती है और यह दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान होती है, ठीक है। रजिया सुल्तान ने क्या किया, पहले जलालुद्दीन याकूत, ठीक है, एक व्यक्ति होता है जलालुद्दीन याकूत को क्या किया, प्रोन्नत कर दिया। इस पर वो ज़्यादा ध्यान देती है और इसे आमिर ए आखूर के पद पर बैठा देती है। तो आमिर आखूर पद कौन सा था, जो पद सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, ठीक है। यानी अस्तबल का प्रधान, ये मुख्य पद उस समय का हुआ करता था। तो इस पर जैसे ही याकूत यानी जमालुद्दीन जो याकूत को रजिया के सुल्तान के द्वारा बैठाया जाता है, इससे अमीरों में और जो सरदार होते हैं वह इसका घोर विरोध करते हैं। क्योंकि अमीर क्या करते हैं, तुर्की अमीरों ने रजिया व जमालुद्दीन याकूत के प्रेम संबंध की अफवाह फैला दी। क्योंकि इसे ज़्यादा वो ध्यान देती थी और इसको प्रोन्नत करती थी, इसीलिए उन्होंने चर्चा कर दी जिससे कि जनता में असंतोष फैल जाए। और यह जो काम करने वाला व्यक्ति था वो था अल्तुनिया, ठीक है। अल्तुनिया फिर क्या करता है, ये जमालुद्दीन याकूब की हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात में रजिया सुल्तान कूटनीति का सहारा लेती है और यह क्या करता है, इसकी हत्या करके सुल्तान जो रजिया सुल्तान इसको पराजित भी कर देता है। जिसके बाद क्या होता है, रजिया सुल्तान भी कूटनीति का सहारा लेकर अल्तुनिया से शादी कर लेती है और मामला कुछ दिनों तक ठंडा हो जाता है।
लेकिन अंततः क्या होता है, 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से रजिया सुल्तान का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। रजिया सुल्तान 4 वर्षों तक दिल्ली, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठता है और इस गद्दी पर बैठाने के लिए कार्य करता है एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है एतगीन। ठीक है, एतगीन नामक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वह बहराम शाह को, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र होता है, इसको गद्दी पर बैठाता है। लेकिन वो एक शर्त रखता है कि जब वो यानी बहराम शाह राजा बन जाएगा, शासक बन जाएगा, तो उसे आमिर ए आखूर पद प्रदान करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि यह जो कि मुख्य पद होता है उस समय, तो बहराम शाह क्या करता है, एतगीन की हत्या करवा देता है। एतगीन की हत्या करवा देता है क्योंकि वो बार बार इसके प्रशासन में हाथ डालता है। इसीलिए क्या करता है, बहराम शाह एतगीन की हत्या करवा देता है। एतगीन की हत्या होने से क्या होता है, जनता में आक्रोश फैलता है और जनता तांडव मचा देती है। और 2 वर्ष के पश्चात में यानी 1242 ईस्वी में जनता के द्वारा क्या किया जाता है, इसको भी यानी बहराम शाह को भी मार दिया जाता है। तो इस प्रकार से बहराम शाह का भी अंत होता है। और इसके पश्चात में राजा आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, इसका शासन 42 से लेकर के 44 तक रहता है। और ये जो होता है ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ यानी रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का ये पुत्र होता है। और इसके पश्चात में 46 के बाद में जो शासन आता है, पहले ये शासन करता है, उसके पश्चात में जो शासन आता है वो नसरुद्दीन महमूद शाह का आता है, जो कि 1246 से लेकर के इसका शासन काफ़ी दिनों तक रहता है, यानी 66 तक रहता है। ये इल्तुतमिश का पौत्र होता है। यह एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और इसकी धार्मिक प्रवृत्तियों में अधिक रुचि रहती है, इसीलिए लंबे समय तक शासन करता रहता है। और इस शासन को ये केवल शासन यानी एक कठपुतली मात्र होता है, क्योंकि मुख्य जो शासन चला रहा था वो बलबन चला रहा था। ठीक है, मुख्य जो शासन चला रहा था वो कौन चला रहा था, बलबन चला रहा था। ये क्या करता है, ये कुरान की आयतें लिखता है और टोपी सिल करके क्या करता है, अपना खर्चा चलाता है, कुरान की प्रतियों को बेच करके अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो यह देख रहे हैं कि ये राजा एक प्रकार से गुलाम की तरीके से काम करता है और मेन जो कार्य करता है वो करता है बलबन। बलबन शासन उस समय चला रहा होता है। ठीक है, बलबन क्या करता है, बलबन को ये अपना वजीर बनाता है। और बलबन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह इससे किया। अपनी शासन को का संचालन करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद शाह के साथ में करता है और इसकी मृत्यु के बाद में बलबन शासक बन जाता है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से बलबन जो रजिया सुल्तान है उसको भी मारने में, अल्तुनिया को मारने में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो बलबन ने ही निभाई थी। और इस प्रकार से बलबन धीरे धीरे क्या करता है, षड्यंत्र के माध्यम से राजा बनता है। सबसे पहले जो शासन होता है जब रजिया सुल्तान का शासन होता है, रजिया सुल्तान के समय में भी बलबन आमिर ए शिकार के पद पर रहता है। उसके बाद में जब मुइज़ुद्दीन बहराम शाह आता है तो इसकी शासनकाल में ये आमिर ए आखूर पद पर आ जाता है, यानी धीरे धीरे अपने आप को प्रोन्नत करता रहा है। और अलाउद्दीन जब मसूद होता है तो ये आमिर ए हाजिब के पद पर आ जाता है। और नसरुद्दीन अलाउद्दीन महमूद के बाद में, और नसरुद्दीन महमूद के बाद में ये आमिर ए हाजिब व नाइम जो सबसे प्रधान पद होता है उस पर ये पहुंच जाता है। तो किस प्रकार से ये षड्यंत्र के माध्यम से धीरे धीरे करके यह बढ़ता जाता है और शासक बन जाता है। ठीक है, रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया सुल्तान को मारने में इसी की भूमिका होती है और धीरे धीरे बहराम शाह को भी इस हटाने में, यानी सभी राजाओं को धीरे धीरे हटा करके यह स्वयं राजा बन जाता है। इसकी उम्र तो काफ़ी होती है, लगभग 72 वर्षों में लगभग 70 से ऊपर वर्ष हो जाते हैं, तब जाकर के ये राजा बलबन षड्यंत्र के बल पर क्या राजा बन जाता है। और इसने फिर किया क्या, तो बलबन ईरान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, तो ये मुख्यतः ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी पद्धति से किया। ठीक है, इसी परंपरा के आधार पर वो गठन करता है। और उस इसने क्या किया, जो ईरानी त्यौहार होता है नौरोज़ को भारत में लागू किया, यानी मनाना प्रारंभ कर दिया। और इसके दरबार में इसने क्या किया, सजदा और पाबोश की प्रथा प्रारंभ करवाई। सजदा क्या था, यानी जब कोई भी व्यक्ति इसके सामने आता था तो वह सर झुकाता था। और पाबोश यानी होता है यानी पैरों के बल यानी ज़मीन पर लेट कर क्या करता है, वो दंडवत उसको प्रणाम करता था। और उसके पश्चात में
तो ये जो प्रथाएं चलाई वो चलाई किसने? वो चलाई बलबन ने। बलबन ने उस इसके अतिरिक्त लौह की क्रांति भी चलाई, ठीक है। तो ये भी प्रथा चलाई, लौह और रक्त नीति की प्रथा भी इसने चलाई, जिसे यानी वो तलवार के बल पर शासन करता था। उसने क्या किया? वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ईश्वर पर नियात एक खुदाई, यानी ईश्वर का ये प्रतिनिधि अपने आप को मानता था, और जिल्ले अल्लाह कहता था, मैं जिल्ले अल्लाह, यानी ईश्वर की छाया अपने आप को बताता था। इसने रक्त और लौ की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति के सहारे ये क्या करता था? राज्य करता था। यदि कोई भी इसके आदेश को नहीं मानता था तो उस पर आक्रमण कर देता था, ठीक है। बलबन ने जो 40 दल कि जो इल्तुतमिश ने जो 40 दल बनाए थे उसको क्या किया? इसने समाप्त कर दिया, क्योंकि वो जानता था ये अगर 40 दल रहेगा तो मैं सही से शासन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसने क्या किया? इसने 40 दल को ही समाप्त कर दिया। बलबन के बाद में अगला शासक जो आता है कैकुबार आता है, बना जो एक अयोग्य शासक था। और इसके पश्चात में गुलाम वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कयूमर्स होता है, और कयूमर्स की जो हत्या है वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में कर दी जाती है। एक नए वंश का उदय होता है जिस वंश का नाम है खिलजी वंश। तो इस प्रकार से गुलाम वंश समाप्त होता है। और अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक अवश्य कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे खिलजी वंश की।